जय मां। एक रिक्वेस्ट आई है कि नेपाल में जो जेन ज़ी का टर्मोइल चल रहा है तो उसके बारे में कुछ बात हो। कौन है ये जेन ज़ी? तो वैसे पता होगा कई लोगों को मेरे विचार से, पर जेन ज़ी, उसके पहले जेन वाई बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनको मिलेनियल चिल्ड्रन के नाम से इन्होंने खुद को ही शायद ये नाम दिया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। पर 1980 के बाद के जो बच्चे आए तो वो भिन्न कैटेगरी में एक अलग प्रकार की, जैसे प्रजाति मनुष्यों के बीच में आ गई। तो जो इसके पीछे जो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं उसको नहीं जानते हैं, वो केवल बाहर से फिनोमेना देख के जेन वाई, पहले इनका नाम दिया गया जेन वाई, मिलेनियम। तो वो कौन, मिलेनियल्स कौन थे? जो 1980 से 1990 लगभग, या 90-95, 1995 तक। फिर उसके बाद आई जेन ज़ी। तो जेन ज़ी है 1990 से 2010 तक। और फिर आई जेन ए अल्फ़ा, तो वो आई 2010 से 2024 तक। ये टर्मिनोलॉजी है। लेकिन अगर हम इसके टर्मिनोलॉजी में नहीं जाएं तो एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि संसार बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और इस बदलाव को मुख्य जो ला रहे हैं इस बदलाव को, वो यूथ हैं। इसको जब अमेरिका में शुरू हुआ था, ये वास्तव में ये 1980 से तो ये सब नाम वगैरह, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों आया है, ये जो रिवोल्ट हो रहा है। तो उन्होंने जब टेक्नोलॉजी पे इस चीज़ को ब्लेम कर दिया। और अभी भी मुझे लगता है बड़ी इनसेंसिटिव पोस्ट थी जो नेपाल के विषय में किसी ने लिखी कि ये जेन ज़ी, सोशल मीडिया उनको पसंद है, उनके हाथ से खिलौना छीन लिया गया इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे बच्चे के हाथ से खिलौना। ये एक इंसेंसिटिव प्रतिक्रिया है। द फैक्ट इज़ कि नेपाल के अंदर बहुत एक, जिसको कहते हैं ना, अराजकता पे आप कवर लगा दो कि ये राज्य है, वो हो चल रहा था। कोई राष्ट्र जहाँ पे 14 प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं 17 साल के अंदर, और वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर किनके बीच में हो रहा है? तीनों लेफ्टिस्ट पार्टी के बीच में हो रहा है। और किस तरह से वो पावर हथियाई गई थी ये भी सबको पता है। तो ये नहीं कि जो यूथ है उनकी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक युग में यूथ की समस्या होती है, लेकिन उनको ब्लेम कर देना कि उनके हाथ से टॉय छीन लिया गया, ये एक बहुत ही खतरनाक थॉट है। मतलब इसका ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है कि हमको उनके हाथ से वो सारी चीज़ें छीन लेनी चाहिए। एक्चुअली इट इज़ इनडायरेक्टली ए थॉट अबाउट द कंट्रोल ऑफ से मीडिया बाय द स्टेट। ये कम्युनिस्ट थॉट है, विचारधारा है कि आप कंट्रोल करेंगे ताकि कौन क्या देखता है नहीं देखता इस पर आपका आधिपत्य हो जाए। ये सभी कर रहे हैं। कम्युनिस्ट से मेरा मतलब केवल चीन से नहीं है, अमेरिका में भी कम्युनिस्ट की धारा है, फ्रांस में भी है, सब जगह किसी न किसी रूप में ये चीज़ें आ रही हैं। किंतु एक चीज़ ज़रूर है, सही गलत बाद में उसका विवेचना है, लेकिन अभी कोई भी चीज़ कहीं एक पहाड़ को स्पर्श करती है तो वो आग की तरह फैल जाती है, तूफान की तरह। और हम देखते हैं कि इसका प्रारंभ अमेरिका में ही हुआ था। और जब ये यूथ अनरेस्ट अमेरिका में, फ्रांस में, ये 2-3 जगह पर ये बहुत तीव्र रूप से आई थी। तो जब ये प्रारंभ हुआ था, ये 60s के बाद, जो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद, तो माँ ने इस चीज़ को पॉजिटिवली देखा है। वो कहती हैं, फॉर द मोमेंट इट इज़ अनसेटलिंग एवरीथिंग बट इट इज़ गुड। यहाँ तक कि अमेरिका में जो लोग पागल हो रहे थे उनके विषय में भी माँ ने कहा, आई फ्रॉम द रिपोर्ट्स वी हियर वी हैव come to know that there are many people in America who are going mad. For the moment it is good. और फिर वो एक्सप्लेन करती हैं उसको। तो अब अगर हम इसके पीछे जाएं तो देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वहाँ हमको सीमा शेरविंद की इस बात से जोड़ना पड़ेगा कि एक बहुत प्रचंड नव ऊर्जा का इस संसार में प्रकट हुई है। और जब भी कोई नई ऊर्जा प्रकट होती है, कोई नई शक्ति प्रकट होती है, तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं वो जो भी काम करने के लिए आई है। पहला कि जो चेतना पुरानी है और नई ऊर्जा आ गई है, तब आप क्या करोगे? उसको
वो मिस हैंडल करोगे, रॉन्गली हैंडल करोगे, हर एक शक्ति के साथ है। तो वो रॉन्गली हैंडल या मिस हैंडल कई दशकों तक चलता है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, मिलेनियम्स की बात। प्रकृति हम लोग की तरह उसका छोटा लाइफ स्पैन नहीं होता तो हजारों वर्षों में देखती है। तो वो नई शक्ति पहले चीज़ों को बहुत ही हैंडल नहीं कर पाती है, उस विस्फोट से कई बार वो गिर भी पड़ती है, जो जनरेशन है वाइप आउट हो जाती है उस नई ऊर्जा को हैंडल करने में। अगर आप मनुष्य जब आया तब देखें, या कोई भी ट्रांजिशन युग संधि के काल पर, हनुमान जी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो जो नव ऊर्जा, उनको सारे दिए गए वरदान, लेकिन वो स्वयं उसको नहीं संभाल पाते हैं, तो सूरज को निकल गए और हर तरह की चीज़ें, यहाँ तक कि उनको कई सारी स्टोरीज हैं उनमें हम नहीं जा रहे हैं, उसको खोना पड़ता है उनको, ही हैज़ टू लूज इट। देन वो ऊर्जा, और उसमें संकेत है इस कहानी में कि वो नई ऊर्जा है, वो बहुत विकराल रूप धारण करती है, सब कुछ अस्थिर कर देती है। अब लेकिन क्या होता है, वो शक्ति छिन गई आपसे, लेकिन वो आएगी, दी जाएगी आपको। कब दी जाएगी, जब आप तैयार हैं। और तैयारी क्या है, जब आप एक उच्चतर संकल्प में, हनुमान जी की कहानी में तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब भी कोई नई ऊर्जा आती है तो वो तभी पहले वो आपको अस्थिर करेगी, और अस्थिरता में कई चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी, फिर धीरे 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 एक एडेप्टेशन शुरू होगा। इसको दिव्य जीवन में श्री अरविंद बहुत विस्तार में एसेंट एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में बताते हैं। और ये योग में, जो भी इस योग में उतरा है वो अच्छे से जानता है, क्योंकि पहले जब ये ऊर्जा आप पर एक्ट करती है तो अगर आपके अंदर शुद्धि नहीं, और किसके अंदर शुद्धि है, प्रारंभ में तो 10-12 साल केवल शुद्धि के लिए लग जाते हैं, श्री अरविंद की बात है ये, पहले फर्स्ट 12 ईयर्स 10-12 ईयर्स, तो वो ऊर्जा अस्त व्यस्त करती है अंदर को, आपके जीवन को अस्त व्यस्त करती है। वे चीज़ें छिपी हुई हैं बाहर निकलती हैं। आज ही किसी से बात हो रही थी, तो अब होता है शुरू में एकदम नया नया कोई आता है और उसको ये लगता है कि मुझे ये पता है, मुझे, मैंने कहा भाई कुछ नहीं पता है, ये मुझे पता है से प्रारंभ मत करो योग को। प्रारंभ वहाँ से करो कि मुझे कुछ नहीं पता है। ये विनम्रता तुम्हें बचाएगी और ज्ञान लाएगी। और जहाँ ये सोचा कि मुझे पता है, क्यों पता है, मेरे अंदर कोई भाव उठा, मैंने कुछ किताबें पढ़ ली है, ईगो को यही लगता है, और उसमें सुंदर चीज़ें होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु हमारे अंदर बहुत कुछ छिपा है, वो पहले बाहर निकलता है। क्लियरेंस सेल होती है और बड़ी भयानक होती है, क्योंकि हम सब की ईगो ने अपने बारे में एक अच्छे ही हम सब ने बनाया हुआ अपने आप को। कभी कभी कुछ लोग उसका रिवर्स भी बनाते कि नहीं मैं बहुत बुरा हूँ, ये भी एक ईगो का खेल है। तो ये जो नई ऊर्जा आती है, उसने सारे संसार में अनरेस्ट कर रही है। अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि वो नई चेतना है और वो कई चीज़ों को जगा रही है, कोशिश कर रही, ढूंढ रही है, समझना चाह रही है। जैसे राष्ट्रों के अंदर क्या आ रहा है कि राष्ट्र किसको हम कहेंगे, राष्ट्रीयता, नेशन सोल क्या है। और जब ये जागृति शुरू होती है तो कई बार प्रारंभ में जब हम नेशन सोल की बात करते हैं, राष्ट्र की आत्मा, तो जैसे व्यक्ति अपनी सोल को ढूंढता है तो प्राण तत्व को ही मैं यही मेरी आत्मा है, ये एक चीज़ आती ना, आई एम राइट, दिस इज मी। अब वो सोच रहा है कि दिस इज मी मीन्स वो अपनी आत्मा के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इट्स नॉट योर सोल, इट्स योर वाइटल बीइंग। पर जो योगनिष्ठ हैं वो इस चीज़ को जान जाते हैं परिणाम से भी। लेकिन प्रारंभ में राष्ट्र भी कोई अगर प्रारंभ करता है अपनी यात्रा खोजने की, तो वो वहीं से प्रारंभ करता है कि प्राण तत्व को मैं समझता है, या मेंटल आइडिया को वो मैं समझता है। मेंटल आइडिया क्या होता है, जैसे फ्रांस में हम देखते हैं अभी जो समस्या आ रही है, फ्रांस ने एक इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ और आइडियल्स के बेसिस पर, फ्रांस का बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है और उसमें बड़ी नोबल चीज़ें हैं, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के आधार पर उसने दुनिया भर के रेफ्यूजी कॉल कर लिए अल्जीरिया से, तंजानिया से, कहाँ से लोग आ गए। आइडियल, उस आइडियल का, वो मेंटल आइडियल की समस्या यही होती है कि वो चीज़ों के सत्य को नहीं देख पाता है संपूर्णता में। वही चीज़ एक समय अमेरिका के साथ भी हुई, और अब वो अंदर में उथल पुथल प्रारंभ हो गई है। तो वही चीज़ हम नेपाल में देख रहे हैं। तो ये जेंजी, ये तो और होगा, जगह जगह होगा।
आप इसको नहीं बंद कर सकते। और इसमें आपको दो चीज़ें समझनी है। वास्तव में इसको नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का देखने से संघर्ष, ये बात गलत दिशा में चली जाएगी। इसको ऐसे देखना चाहिए कि एक धारा जो है वो वास्तव में नई धारा है, नवीन धारा है, और वह प्रगति की ओर ले जाएगी। और दूसरी ओर जो धारा है वो एक पुरानी रूढ़िवादी धारा है। ये नहीं कि उसमें सब बुरा है या इसमें सब अच्छा है, ऐसे देखेंगे तो नहीं समझ आएगा। दोनों में दोनों चीजें हैं। लेकिन जो पुरानी रूढ़िवादी धारा है उसमें से जो अच्छी चीजें हैं वो हमको निकालनी है, और जो पुराना देह ढांचा है सांप की केचुल की तरह, उसको निकाल फेंकना है। आज ही किसी का बड़ा सुंदर एक पत्र आया, बहुत राष्ट्रभक्त है, भारत को प्रेम करती है, वो जर्मनी में है। तो कहती है कि मुझे कई बार मेरे जो लोग हैं भारत को मैं इतना प्रेम करती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं समझ पाते हैं। उसके अंदर एस्पिरेशन है माँ श्री अरविंद की ओर जाने की, तो वो नहीं समझ पाते हैं मुझे। लेकिन कई बार मैं देखती हूँ कि यूरोप में जो लोग हैं वो इसको समझ पाते हैं। ऐसा क्यों है? तो आप देखिए क्यों है। यूरोप एक इंडिविजुअलिस्टिक दिशा में जा रहा है, ये सच बात है। तो वहाँ पर आपको बात ये नहीं कि समझ पाते हैं, वो उसने आपको स्वतंत्रता दी है, आप जैसा जीवन जीना चाहो, आपको विवाह नहीं करना है, कोई समस्या नहीं है। आप किसी को फॉलो कर रहे हो नहीं फॉलो कर रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन भारतवर्ष में बहुत अधिक समाज का, पूरे एशिया में, अगर एशिया यूरोप को हम देखें तो यूरोप में जनरली ऐसा नहीं कि सामाजिकता नहीं रही, परंतु एक इंडिविजुअलिस्टिक धारा रही है। और एशिया के जो देश हैं वो अधिक और अधिक परिवार समाज इसको स्थान देते हैं। तो ये जो चीज़ है वो कठिन होता है जब कोई नई दिशा में, कोई उच्चतर दिशा में, किसी भी प्रकार की कोई नई चीज़ लाने में कठिनाई होती है। एशिया में कोई नया आइडिया, वो ओल्ड आइडिया से पहले टेस्ट करेंगे। अब देखिए इसमें कितनी कठिनाई हुई थी बुद्ध देव को भी। क्यों? क्योंकि टेस्ट कहाँ है? पहले वेदों की अथॉरिटी। उसमें भी क्या है, आप वो आपके पास पैमाने हैं। क्या है पैमाने? स्क्रिप्चर की जो राइटिंग है उससे मैच करती, उस मूल सत्य से। समझ आपकी चाहे हो या ना हो, बुद्ध भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको एक अलग ढंग से कहा, एक मानसिक वाद विवाद से अलग करके देखा। तो एक बौद्ध हो गए और एक हिंदू हो गए, जैन हो गए। तो ये हमें समझना है कि ये जो यूथ आया है सब जगह पर, ये पुरानी परंपरा को बदलना चाहता है। क्यों बदलना चाहता है? उसके अंदर खोट है। अगर हम ये सोचेंगे कि वो सब सही है, उचित है, उत्तम है, तो फिर तो आगे प्रगति नहीं होगी। तो लेकिन समस्या कहाँ है? उनको पता नहीं है कि किस दिशा में हमको जाना चाहिए, क्योंकि ये नई ऊर्जा है और वो पहले विध्वंसकारी होती है। वो पुरानी चीज़ों को तोड़ना तो जानती है, लेकिन नई चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना नहीं जानती। ये उसके पास इस ज्ञान का अभाव है। तो करना क्या चाहिए? जो भी सो कॉल्ड थॉट लीडर्स हैं या जो भी समाज के अग्रवाहक हैं, ध्वजवाहक हैं, तो उनको इस बात को समझ के उनके साथ बहुत एक करुणा के साथ, एक सहृदय के साथ उनको ये एक दिशा देनी है। और दिशा अगर हम नहीं देंगे, केवल लेबल कर देंगे कि ये बुरे हैं, तो ये चीज़ तो कई लोगों को पूछते हैं कि हम तो नहीं मानते ये पितृपक्ष और पिंडदान में। उनकी लॉजिक सही है कि भाई, वो कहते हैं कि भाई कब के हमारे दादा दादी चले गए, आप कहते हो रीबर्थ है। फिर आप बात वही मौलाना मौलवी की कर रहे हो कि वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। तो ये दोनों बातें तो एक साथ सच नहीं हो सकती हैं। देयर इज अ ट्रुथ इन दैट। फिर वो अगर आप देखें तो कहानी सुने तो गया में जो महाराजा दशरथ का पिंडदान होता है, कुछ कहते हैं गया में, पर आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस, तो माता सीता करती हैं, कोई पंडित नहीं होता है। तो ये अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि रिवोल्ट की एक जगह है इस संसार में, वो द्वार खोलता है कोई नई चीज के आने का। किंतु उस समय हमको दिशा, क्योंकि जब हम वो जो ऊर्जा आई है वो नई सृष्टि की ऊर्जा है, लेकिन नई सृष्टि के पहले पुरानी सृष्टि का विनाश होता है। ठीक जैसे सांप केचुल बदलता है, यही चीज श्री अरविंद ने बताई है कि ये संसार इस समय ऐसी अवस्था में है जैसे सांप अपनी केचुल बदलता है। तो
सांप एक इवोल्यूशनरी ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ सांप इंटू सांप नहीं कि अरे बड़ा होस्टाइल फोर्स, नहीं, ये एक यूनिडायमेंशनल थिंग है। सरपेंट इज द एनर्जी ऑफ इवोल्यूशन, तो वो अब अपनी केचुल बदलती है। तो जब केचुल बदलता है सांप तो बिल्कुल हेल्पलेस सा बैठता है, पीड़ा में होता है, पटकता है अपने आप को, फिर उसके नई स्किन आती है। यही प्रोसेस हमारे यहाँ बताई गई। शेषनाग जब एक फन से दूसरे फन पर डालते हैं पृथ्वी को, क्योंकि बड़े देर से उन्होंने भार उठाया हुआ है, तो सहस्र फन है, तो वो तो बदलेंगे, तो अनंत नाग हैं, तो जब वो बदलते हैं तो धरती के ऊपर रिवॉल्यूशंस ये सब आते हैं। इट्स ए वे ऑफ कम्युनिकेटिंग कि इस समय एक शिफ्ट चल रहा है और उस शिफ्ट के पीछे शक्ति बड़ी पॉजिटिव है, भयंकर रूप से पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव ऊर्जा बहुत उथल पुथल करने वाली है। तो कुछ भी नहीं है। श्री अरविंद ने 1909 में प्रेडिक्ट किया था कि ये बहुत सारे रिवॉल्यूशंस आएंगे और इसके थ्रू, पहले उन्होंने कहा इंडिया की फ्रीडम होगी, और इसी के द्वार से गुजर करके अब हम लोगों की एक दूसरी टेंडेंसी हो गई है हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। डीप स्टेट है, अमेरिका है, चीन है, मतलब घुल मिल, अब अंत में 2-3 होंगे, बट दैट्स नॉट रेलेवेंट। किसी ने अगर आपको अटैक किया तो आपको ये देखना तो कि भाई वो अटैक कर रहा है, आपके घर में कौन भेदी है, आपके घर में क्या दोष है। माता जी ये कहती हैं, ये कहते हैं ना, बहुत आसान है कि होस्टाइल फोर्सेज आर अटैकिंग, बट यू हैव टू सी कि तुम्हारे अंदर क्या डिफेक्ट है जिसके कारण होस्टाइल फोर्सेज आ रही हैं। तो हमको उस चीज़ को समझना है। और अब तो क्या करें हम, समाधान बहुत सुंदर एक माता जी की इस विषय में राइटिंग है। ये सब कुछ अगर कोई महर्षि अरविंद को पढ़ेगा, ये बहुत ही मुझे ये भी लगता है बहुत सारे लोग जो सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं, दे डोंट इवन रीड मदर एंड श्री अरविंदो। वो सब बातें करते हैं, वो पुरानी जितने भी उनके विवेचना होगी, या श्री अरविंद को एक आध बार कभी पॉडकास्ट पे लाता भी है, तो दे डोंट मेक इट कंटेक्चुअल। कंटेक्चुअल से मेरा मतलब है कि हाँ, एक महान योगी हैं जिन्होंने एक नई चीज़ को प्रकट किया, सच बात है, लेकिन उसको हम इस संसार में जो उथल पुथल हो रही है, जो राष्ट्रों के अंदर चीज़ें, उससे कैसे जोड़ें, क्योंकि वरना आपने उनको अलग थलग कर दिया संसार से, जबकि श्री अरविंद ही इसके प्रणेता हैं और रिवॉल्यूशन समाप्त नहीं हुआ है। तो ये 1 मई 1971 की का संवाद है माता जी के साथ, और शिष्य पूछता है, वन रियली फील्स दैट द वर्ल्ड इज इन टर्मोइल। देखिए 71, तो कई सारे, माँ का 67 का मैसेज, मैन, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, द चॉइस इज इम्पेरेटिव, ट्रूथ और द एबिस। 50 साल पूर्व, ये भी 50 साल पूर्व। तो ये उन्होंने देखा है इन चीज़ों को। जब योगी कोई बात करते हैं तो वो ये नहीं कि कल सुना, ये व्हाट्सएप पर ये न्यूज़ आई, कल ऐसा हुआ था, इसका कारण मालूम है, नहीं, वो तो उनके सामने। श्री अरविंद की एक कविता है, उसमें वो लिखते हैं, ए विजन ऑफ साइंस, ए सेंचुरीज प्रोग्रेस वॉज बिफोर माई आईज। तो माता जी कहती हैं, यस, ओ यस, सच है, संसार उबाल पर है, उफान पर है, एंड इंडिविजुअल्स। माँ चुप हो जाती हैं, फिर कहती हैं, सिंस द मॉर्निंग इट हैज़ बीन लाइक स्ट्राइक्स, क्वारल्स, डिसऑर्डर्स। तो फिर आप वो ले आती कि हाँ, सब जगह स्ट्राइक हो रही है, बंद हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, डिसऑर्डर, स्ट्राइक, क्वारल में साइड्स लेते हैं। ये समस्या है। साइड केवल 2 ही होते हैं, वो ये नहीं होते कि रेस, जाति, धर्म, या धर्म संप्रदाय, धर्म से मतलब रिलीजन, उनके आधार पर। साइड्स केवल 2 होते हैं, एक होता है जो सत्य की, जो पूर्ण अभिव्यक्ति की ओर जा रहा है, और दूसरा जो असत्य यानी मिथ्यात्व को पकड़े हुए है। वही चीज़ जो एक समय सही थी, वही एक समय आकर के मिथ्यात्व बन जाती है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो सत्य के प्रकटन की ओर कौन सी चीज़, जो विकास की ओर जो धारा जा रही है, और एक धारा है जो रेट्रोग्रेशन की ओर जा रही है। यही 2 साइड्स हैं, और वो सब तरफ हैं। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ है या दूसरी तरफ है।
कभी भी ये क्वेरल्स भी हो, कभी व्यक्तियों के बीच में अगर झगड़ा हो, तो अगर आप कहेंगे ये सही है वो गलत है तो समस्या है। अगर आप ये कहेंगे कि लेट अस सी कि दोनों में एक सच का अंश है, उसको पहले, इसको कहते हैं साइकोलॉजी में वैलिडेट करना, दूसरे को आप इनवैलिडेट करके नहीं जा सकते कि नहीं तुम्हारी तो बात ही गलत है, तुम्हारी मांग गलत है। पहले आपको उसको समझना है कि उसमें क्या सत्य छिपा है, छोटा सा अंश हो सकता है, फिर दूसरे, और फिर कौन सी चीज़ है जो आगे की ओर ले जाएगी, कौन सा कृत्य, कौन सा एक्शन प्लान। एंड देन द फीलिंग दैट ऑर्डर मस्ट बी रीएस्टैब्लिश्ड with the help of those who have created the disorder. जो अब देखिए कितना कि भाई जेनजी कर रहा है, सोशल मीडिया छीन गया हाथ से, उन्हीं के तो अंदर ये ऊर्जा आई है। अब बूढ़े लोग तो बहुत अपने को, बूढ़े मतलब जो मन से बूढ़े, वो तो बेचारे वो अपनी फिक्स्ड नोशंस को पकड़े हुए हैं, क्योंकि उनको तो वो भी छिन गया तो उनका तो पूरा संसार खत्म हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि उनको पहले कॉन्फिडेंस में लेना, उनसे बात करनी है। एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई नेपाल के इस संदर्भ में, जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, शायद ये पहली बार हुआ है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद कल का दिन या परसों का दिन, मैं भूल रहा हूँ, वो एक नेपाल में एक ब्लैक डे या कुछ मॉर्निंग डे के रूप में मनाया गया। जो एक्टिंग वहाँ की जो अभी प्रधानमंत्री जो बनी है थोड़ी समय के लिए, जिनके पास सत्ता की कमान है, तो वो मॉर्निंग डे किसके लिए है? तो शी सेड मॉर्निंग डे उनके लिए जो जेंसी वाले मारे गए इसमें। बिल्कुल, ये अगर कम्युनिस्ट शासन होता तो ये संभव ही नहीं है। कभी आपने सुना है टिएनएमएन के बाद कोई मॉर्निंग डे हुई हो? मॉर्निंग डे किसकी हो रही है? उनके लिए हो रही है जो इसमें मर गए, चाहे किसी भी कारण से। ये कृत्य ना बांग्लादेश में हुआ ना कहीं और हुआ, ये कृत्य केवल नेपाल में हुआ। मुझे तो बहुत ये पॉजिटिव स्टेप लगा कि उनको ये महसूस कि भाई हमारी जो पीड़ा है आपको ये समझने की चेष्टा कर रहा है। दैट इज द थिंग टू बी डन। Instead of the basis of ordinary goodwill and all the moral and social rules, all that dash to the ground. आप इसको पुरानी नैतिकता और सामाजिकता के आधार पर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आपको कुछ नया करना है, ये वास्तव में चैलेंज है समाज के लिए। अब वो नया क्या है, ये नई जनरेशन लाएगी। कई बार इवन हमारे नेशनल डिस्कोर्स में कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कॉन्स्टिट्यूशन से आगे की भी कोई चीज हमको सोचनी चाहिए जो हमारे राष्ट्र की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। उसमें क्या है? पर देखिए वो कैसे पुराने लोग उसको पकड़े हुए, पुरानी मानसिकता। ये नहीं कि आप यंग हैं कि आप पुरानी मानसिकता से उसको पकड़े हुए हैं। So all that dash to the ground, one must rise above. The divine will and the divine harmony must be there. It is that which we want. आप कितना भी प्रयास कर लें, अगले 100 साल, 200 साल, 300 साल। उस दिन बात हो रही थी पीस पर, वर्ल्ड यूनिटी पर लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, डिबेट करते हैं, लेक्चर होता है। एक कॉमन सेंस की बात है, एक बेसिक लॉजिक। क्या ये संभव है कि बिना डिवाइन विल को जाने या सृष्टि का जो आधार है उसको खोजे हुए आप यूनिटी ला सकते हो? बुद्ध ने प्रयास किया एक बड़ा, आप देखिए बुद्धिज्म के अंदर स्वयं उनकी बात नहीं मानी, राजाओं ने नहीं मानी। कितने, अगर आप उनके जीवन को पढ़ें तो इट इज सो सैड कि किस करुणा को लेकर के वो सबको सिखा रहे हैं। और उनके जो शिष्य हैं राजा, वो दूसरे को अटैक कर रहे हैं, सामने कह रहे हैं कि हाँ 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 आपकी बात सही है क्योंकि अनात्मवाद तो यूनिटी का आधार नहीं बन सकता। तो ये इट इज दैट विच वी वांट, एंड देन दोज हु हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ थिंग्स
एंड द ऑर्डिनरी सोशल कन्वेंशंस प्रूव, व्हाट डू दे प्रूव? जो साधारण सामाजिक व्यवस्था से ऊब करके उसको तोड़ रहे हैं और रिवोल्ट कर रहे हैं, क्या वो प्रूव कर रहे हैं, क्या प्रमाणित कर रहे हैं? प्रूव दैट यू आर इन रिलेशन विद ए हायर कॉन्शियसनेस एंड ए ट्रूअर ट्रूथ। माता जी की वाणी है। नहीं समझ आए आप, श्री कृष्ण को किसने समझा था उनके समय? अब माँ ये कह रही हैं कि जो रिवोल्ट कर रहे हैं, डिसऑर्डर आप क्रिएट कर रहे हैं, वास्तव में वही एक प्रकार से एक नए संकल्प को धारण कर रहे हैं और उनको साथ लेना है। अभी और एक खबर हुई, ये छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, दे डोंट मेक अ बिग डिस्कशन। ये 1975 में भी हुई थी इस तरह की घटना, जयप्रकाश नारायण जी का जब आंदोलन चल रहा था। आपने सुना होगा भारतवर्ष में जो एक पूरा रेड कॉरिडोर था, पूरा माओइस्ट ने कब्जा किया हुआ था, तो उसमें बहुत से लोगों का तो फुल एंड फाइनल हिसाब हो गया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने हमेशा ये कहा कि अगर आप मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन। अब एक पूरे ग्रुप ने कहा है कि वी आर रेडी टू ज्वाइन, गिव अस सम टाइम, बट दे आर रेडी टू ज्वाइन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो। अब लोग कहेंगे ये क्या सक्सेसफुल होगा? चंबल की पूरी डाकुओं का सफाया ऐसे हुआ। आपको दोनों चीज़ें करनी है, एक चीज़ करके नहीं होगा कि आप मेन स्ट्रीम को, कई लोग हैं जो भटके हुए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है चंबल के डाकुओं की, तो कि एक फिल्म शूटिंग करने गए थे तो वहाँ पे उनका वो डाकू आ गया, एक बैठा हुआ था, तो किसी एक्टर ने कहा ये कौन है, इसको अनकूथ व्यक्ति को यहाँ पे आप लोग इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? दूसरे ने कहा भैया ये मान सिंह है ये यहाँ का एक समय बड़ा फेमस डकैत था। फिर उसने कहा कोई बात नहीं आप लोग शूटिंग करो। उसकी वो ठाठ है, लेकिन इन्होंने रिवोल्ट किया था, रिवोल्ट करके फिर इनको मेन स्ट्रीम ये माने, तब इस बात को कहा है कि रिवोल्टेड एलिमेंट्स के अंदर भी कोई ऊर्जा है जो काम कर रही है। इट इज टाइम टू डू इट, a leap upward. And from the point of view of organizing power, it is a power extremely powerful. It is a wonder. आप बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग पावर कैसे? आप देखिए, अब सोशल मीडिया क्यों बैन किया गया था? ये प्रोटेस्ट जो हो रहे थे, हाउ दे वर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। आप कह सकते हैं कि गलत सही वो तोड़फोड़ हो रही है, हिंसा है, लेकिन लुक एट हाउ उसके पीछे एक कैपेसिटी है टू ऑर्गेनाइज, मोबिलाइज पीपल, थिंग्स, मटेरियल रिसोर्सेज एंड हैव अ प्रोटेस्ट। तो माँ कह रही हैं कि एंड देन इफ दिस पावर इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द हायर ऑर्डर, द ट्रूअर कॉन्शियसनेस, समथिंग कैन बी डन। और ये भाव समय समय पर आता रहा है। एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की, बहुत पुरानी है, डर्टी हैरी, भारतवर्ष में भी आई थी, हम पाँच या ऐसे कुछ था, जिसमें जो रेनेगेड एलिमेंट्स हैं, जो रिवोल्टिंग एलिमेंट्स हैं, उनसे आपने एक जब आर्मी बनाई तो वो बड़ी, क्योंकि उनको पता है उनके अंदर एक ग्रेट कैपेसिटी है, लेकिन वो किसी के अधीन नहीं कार्य करना चाहते हैं। वन मस्ट मेक ए लीप अपवर्ड. All the people who want to re-establish order pull backward into all the old ideas. That is why they never succeed. क्योंकि वो वापस जो कारण हुआ था रिवोल्ट का, वो वापस आएगा. That is finished for good. We go upward. Only they who rise can act. तो ये माँ की वाणी भी है, भविष्यवाणी भी है, एक दिशा है, एक संकेत है. और ये उथल पुथल चलेगी, हम चाहें इस पर ब्लेम करें, उस पर ब्लेम करें, ये दृश्य को इनिशियली हम नहीं समझ पाएंगे. क्यों? क्योंकि हम तो वो देखेंगे, अरे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, इधर वो, सब बात सही है अपनी जगह. लेकिन ये जब होता है तो एक आत्ममंथन प्रारंभ होता है, और उस आत्ममंथन से हम चाहते हैं कि आग को केवल ठंडा कर दिया जाए किसी भी तरह. वी वांट टू जस्ट कहते हैं ना, अग्नि पर थोड़ा छिड़काव कर दो.
लेकिन छिड़काव करने से समस्या हल नहीं होगी, वो बढ़ेगी। आपको समझना है अग्नि एक ऊर्जा है, उसको आपको हैंडल करना बच्चों के अंदर। अब ये लोग कहेंगे कैसे उनके अंदर ये हैंडल होगी, बड़ा सिंपल तरीका, माँ ने बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं। अब उन्होंने आश्रम में कैसे किया, क्योंकि आश्रम तो स्रोत है यहाँ जो प्रचंड ऊर्जा आ रही थी। हाउ डिड शी टीच चिल्ड्रन टू हैंडल दिस एनर्जी? देखिए बहुत सिंपल, जैसे ही आश्रम में स्कूल का प्रारंभ हुआ, माँ ने यहाँ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट खोला, उस पर बहुत जोर दिया। कई लोग इस छोटी सी चीज को नहीं समझ पाते हैं कि अगर हम केवल इस शरीर, ये एक ऊर्जा का ये क्लोज्ड कंटेनर नहीं है, इसमें ऊर्जाएं आती हैं, अंत एंड पॉइंट यही है और इसी में ऊर्जा आती है, और यही एंड पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट एक्शन का भी यही है जो आप फिजिकली मैनिफेस्ट करोगे। तो ये ऊर्जाओं को संयत करना, इनको ऑर्गेनाइज करना स्पोर्ट्स के थ्रू, ये भारतवर्ष में मिसिंग है। और ये एक स्पोर्ट्स का कल्चर लाना बहुत जरूरी है, बहुत मिसिंग है। आप किसी भी सिटी में चले जाइए, इस पर तो अभी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पार्क बना हुआ है पांडिचेरी में, लेकिन आप वहाँ खेल नहीं सकते हैं। मैं रोज़ देखता हूँ यहाँ पे कई यंगस्टर्स हैं, वो आके बेचारे सड़क के ऊपर खेल रहे हैं बैडमिंटन। आप ये चीज़, आप कई जब वेस्ट में जाते हैं तो ये चीज़ आपको दिखती है। प्ले फील्ड्स हैं खेलने के, आपको लगे खेल के क्या होगा, खेल के ही ये ऊर्जाएं संयत होती हैं। आपके पास हॉबीज़ की एक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, स्कूल के अंदर होनी चाहिए, स्कूल के बाहर होनी चाहिए, पेरेंट्स का ध्यान इस ओर जाना चाहिए, तब वो चीज़ें डायरेक्ट होंगी। नहीं तो क्या होगा, खाली बैठा है वो व्यक्ति, ऊर्जा उसके अंदर इतनी है, या तो वो तोड़ फोड़ करेगा या गांजा चरस पिएगा। कहना मुश्किल है कि दोनों में बेटर कौन है, क्योंकि वो इस ऊर्जा को शांत करना चाहता है, उसको मालूम नहीं क्या करना है, खाली बैठा हुआ है। तो वन हैज टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन। यंग पीपल को इन्वॉल्व करना चाहिए आइडियाज़ में। कई बार जब मिनिस्टर्स को भी हम देखते हैं तो सारे बूढ़े बूढ़े लोग बेचारे, उनको शुड इन्वॉल्व द यंग पीपल, दे विल कम अप विद वेरी इंटरेस्टिंग क्रिएटिव आइडियाज़। मैंने एक बार बहुत सारे ऐसी हुई हैं जहाँ उन्होंने जो अचानक आइडिया दिया, आइडिया आया उनके अंदर से, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट, जैसे एक बच्चे के अंदर ये प्रश्न उठा कि स्कूल क्यों जरूरी है। मुझे आज तक इसका एकदम समुचित उत्तर आज के युग में नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि जो स्कूल हैं ठीक है जरूरी हैं आप इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप जो इन्फॉर्मेशन है वो तो इन्फॉर्मेशन सब जगह अवेलेबल है। तो भारतवर्ष में एक नई चीज़ शुरू हुई है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक नेशनल ओपन एजुकेशन पॉलिसी है और ये 10 साल से चल रही है। तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि बच्चे स्कूल में जाएं और पढ़ें। ओपन बेसिक एजुकेशन पॉलिसी, सो सम पीपल, तो उसमें क्या होता है कि आप बच्चे को इस ओपन स्कूल में आप डाल दीजिए। अब आप चूज करेंगे विषय, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आश्रम स्कूल की तरह है। तो उसमें आप बच्चा विषय चुनेगा, कोई भी विषय चुन सकता है, जैसे आश्रम स्कूल में वो स्पेनिश, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, यू आर फ्री। वो विषय चुन के चेंज कर सकता है। मैं एक बच्चे को जानता हूँ, उसने पहले लैंग्वेजेस चुना, उसके बाद फिर उसको लगा नहीं लैंग्वेजेस में अब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसने फिजिक्स और मैथमेटिक्स चुना। अब वो एस्ट्रो साइंस में जाना चाहती है और आपको फिजिकल एजुकेशन भी उसी में डाली गई है एज ए कंपल्सरी एलिमेंट, लेकिन आपके ऊपर है। तो आप स्विमिंग सीख सकते हो, आप, उस बच्चे ने ताइक्वांडो शुरू किया, ये आपके ऊपर है। अब कोई कहेगा ये तो ठीक है, लेकिन डिग्री का क्या होगा? गवर्नमेंट ने इसका प्रोविज़न दिया हुआ है। क्या प्रोविज़न दिया हुआ है कि आप किसी भी समय, किसी भी लेवल से मेन स्ट्रीम में आ सकते हो। कैसे आ सकते हो? आपको उसके लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कैसे दोगे एग्ज़ाम? यू टेक 5 years टू क्लियर इट। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक सिटिंग में करो। हाँ, ऑनलाइन, ये इट इज़ ऑनलाइन।
बट एट द सेम टाइम यू कैन क्लियर इट ओवर नंबर ऑफ, ये नहीं कि आप फेल हो गए, ये हो गए, आपको आप क्लियर करो, टेक योर टाइम एंड क्लियर इट. एक बार आपको वो डिग्री मिल गई, वो फिर आपकी जो डिग्री होगी वो मान्य होगी. मान लीजिए आपने 12वीं क्लास 15 साल के बच्चे को लगा, आप 15 ईयर्स में ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 17 ईयर्स में लो, 14 साल में ले सकते हो. तो आप उसको क्लियर करा. अब आपने मान लीजिए 5 साल लगाए क्लियर करने में, या 4 साल, या एक बार में क्लियर किया. जैसे ही आप क्लियर करोगे तो आपको जो डिग्री मिलेगी अब वो मान्य हो गई, आप कहीं पर भी जाना चाहते हो. हाँ बिल्कुल. तो ये एक नई चीज़ें जो प्रारंभ हुई हैं, दे डोंट मेक न्यूज़. आई डिडंट नो, ये मुझे हाल में पता चला जब किसी ने कहा बच्चे को इस स्कूल. मैंने कहा ये कौन सा स्कूल है? तो फिर मैंने पूछा विस्तार, बोले 10 साल से ये चल रहा है. आई एम ग्लैड यू नो. हाउ मेनी पीपल नो अबाउट इट? आई डोंट नो. हाँ, इट्स सो इंटरेस्टिंग. तो आप देखिए, माँ ने नो स्कूल की बात कही थी. अब ये आइडियाज धीरे धीरे आएंगे, और वो पेरेंट्स के लिए भी. देखिए लोग कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस. खत्म आपका स्ट्रेस, आपके ऊपर है, आप डालिए ऊपर इसको. यू चूज द टीचर, यू चूज द पेस, यू चूज द सब्जेक्ट्स, एंड दैट इज सो वंडरफुल. तो कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं, बच्चों के अंदर से आ रही हैं, और वो नई नई संभावनाएं प्रकट हो रही हैं. हम लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम वापस फॉल बैक करते हैं पुरानी. हम वापस अपना पितृ दोष और पितृपक्ष उसी में अभी घूम रहे हैं. वी हैव टू सर्च फॉरवर्ड. उन सब चीज़ों का अपना एक औचित्य था, लेकिन समाज अब आगे जा रहा है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो यूथ है सब सही है, या सारे समय आपको सोशल मीडिया पे होना चाहिए. सर्टनली नॉट. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये एक टूल है, अब आ गया है. जैसे AI है, एक टूल है, तो उसका आप कैसे हैंडल करेंगे. अब क्यों अब प्रकट हुआ है वो एक अलग बात है. तो बेसिकली दे नीड दिशा, उनको एक चैनल चाहिए. मतलब आपको कहीं डीपर एंगेजमेंट करना उनके साथ, ना कि केवल एक सतह से उनको समझना. और हो तो बड़ी अनयूजुअल चीज़ें कर रहे हैं आज की युवा पीढ़ी. वास्तव में होप तो उन्हीं से है. जय माँ.